सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज सर्कुलेटरी सिस्टम सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सबके पास पहुँच सके। मैं बस आज के वीडियो में इतना ही बताऊँगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड की, कि ब्लड से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ब्लड है अपने पास, उस दिन मैंने आप लोगों को बता दिया था वीडियो में कि भाई किस तरह की कौन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात है ब्लड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो भाग होते हैं। एक होता है पानी जैसा, जिसको अपने ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जो लगभग 55% होता है। इसी में सारा कुछ गुलित अवस्था में होता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए तो एक बड़ा ही शानदार प्रश्न यहाँ बनता है कि रुधिर में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बफर की तरह कार्य करता है और जिसमें हर एक चीज़ घुल जाती है। मतलब कि अगर पचित पदार्थ हो तो भी इसमें घुला रहता है, अपशिष्ट पदार्थ तो भी इसमें घुला रहता है। यानी कि यूरिया लें या कोई और चीज़ लें, वो सब चीज़ें इसमें घुली रहती हैं, घुलित अवस्था में होती हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। इसकी अलावा लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाओं का होता है। तो ये जो कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं या पार्टिकल्स जिसको बोल देते, कार्पसल्स बोल देते, कार्पसल्स। तो इस तरह से ब्लड कार्पसल्स का 45% पार्ट होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ज़रा ध्यान से देखिएगा, WBC यानी कि सफ़ेद रुधिर कणिका, ये इसकी संख्या लगभग 7000 से लेकर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, रेंज है ये, एवरेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कई कुछ किताबों में 6500 से 8000 के बीच में भी लिखी हो सकती है। इसकी एवरेज रेंज बता रहा हूँ, लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर में 7000 कोशिकाएं होती हैं WBC। उसी तरह से RBC के अंदर लगभग 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 52 लाख प्रति घन। अब आप देखिए कहाँ 7000 कहाँ 52 लाख। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे रुधिर में रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं मौजूद होती हैं। इसी तरह से प्लेटलेट्स, ये लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक मौजूद होती हैं, 4.5 लाख तक होती हैं। इनका जीवन काल 5 से 9 दिन या एवरेज करें तो 7 दिन, 1 हफ्ते होता है, जबकि RBC का 120 दिन होता है और WBC का 2 से 5 दिन होता है। तो ध्यान रखना, WBC की संख्या भी कम है, लाइफ स्पान भी कम है। इसकी संख्या भी ज़्यादा है, लाइफ स्पान भी ज़्यादा है। इसकी संख्या इन दोनों के बीच की है तो देखो थोड़ा सा टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, 7 डेज़ का है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। जहाँ भी कहीं, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा ये वेंस है, इस वेंस में रुधिर कणिका का प्रवाह हो रहा है, प्रवाह होने का कहीं किसी कारण से कट लग गया, कट लगने के बाद यहाँ से रुधिर प्रवाहित होने लग जाता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स यहाँ पे एक छोटा सा प्लगिंग बना देती हैं। प्लगिंग का मतलब एक थक्का जमा देती हैं, क्लॉट बना देती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे रुधिर रुक जाता है और धीरे धीरे ये जख्म भर जाता है। तो फिर रुधिर का एक और कार्य हुआ ना, ये घाव भरने में सहायता करता है। मैंने ये नहीं कहा कि घाव भरता है, घाव भरने में सहायता करता है। ये रुधिर का सबसे खास काम है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रुधिर का निम्नलिखित में से कौन से वर्क हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोशिकाओं द्वारा ही रुधिर जख्म भरता है, तो ऐसा नहीं है। जख्म भरने में बहुत सी चीज़ें हेल्प करती हैं, उसमें से रुधिर एक है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि रुधिर नलिकाओं में क्यों नहीं जमता। तो हमारी नलिकाओं में हिपेरिन नाम का एक प्रतिस्कंदित पदार्थ होता है जो रुधिर को जमने से रोकता है। हिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो प्रतिस्कंदित पदार्थ होता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। अच्छा, जो पुराने ज़माने में जो रुधिर निकाला जाता था तो क्या होता था कि जो अपने जोंक होती है उसकी लार लगा दी जाती थी उसमें, ताकि रुधिर जमे ना, है ना। तो उसमें हिरुडीन नाम का एक पदार्थ होता था, वो भी एक प्रतिस्कंदित पदार्थ है। आजकल जो पॉलीबैग्स होते हैं उसमें पोटेशियम सिट्रेट या सोडियम सिट्रेट का लेप किया जाता है। सोडियम सिट्रेट, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है कि जो पॉलीबैग्स होते हैं, जो अपने ब्लड बैग्स होते हैं, उसमें किस चीज़ का लेप होता है। तो सिट्रेट कई बार लिखा हुआ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिट्रेट कर दें या सोडियम सिट्रेट कर दें, दोनों ही सही हैं।
तो ये उसके अंदर लेप होता है इस तरह का, जिसकी वजह से रुधिर जमता नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही रुधिर बाहर आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल के और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और जिसको हम रुधिर थक्का बोलते हैं, है ना। 13 तरह के फैक्टर होते हैं जिनके साथ मिलकर प्लेटलेट्स जो है वो काम करती है और रुधिर का थक्का जमाती है। तो जिन लोगों में रुधिर का थक्का नहीं जमता उनको एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं जमता और ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। तो ये तो था कुछ रुधिर के बारे में और आरबीसी के बारे में कि भाई आरबीसी में एक और पदार्थ होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ये इसका सिंबल होता है HB। रुधिर की मात्रा भी ज़्यादा है, देखिए इस वजह से रुधिर लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन की विशेषता क्या होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी टेम्परेरी क्रिया कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी टेम्परेरी क्रिया कर जाता है। इस वजह से जब हीमोग्लोबिन फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़ों में हमने पहले से ऑक्सीजन ली होती है, तो विसरण क्रिया द्वारा जो अधिक क्वांटिटी में अधिक सांद्रता वाली O2 है ये अपने आप ही हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कूपिकाओं में यानी फेफड़ों में चली जाती है। इस प्रकार रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रुधिर जो है हृदय द्वारा समस्त शरीर में घुमाया जाता है। और शरीर में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में तो पहले से ही ग्लूकोज होता है, पाचन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज आया होता है तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए इसको लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास रुधिर के माध्यम से पहुंच जाती है और पहले वाला जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीडेशन से बनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रुधिर में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन दोनों के साथ बंधुता प्रदर्शित करता है, और वो भी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। सोचिए अगर परमानेंटली किसी के साथ ये अटैच हो जाए तो दूसरी जगह जाके वो उसको फ्री नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान देना कि जो हीमोग्लोबिन है वो टेम्परेरी बंधुता, ठीक है, टेम्परेरी बंधुता किसके साथ प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है इसके साथ। लेकिन हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है जिसके साथ परमानेंट बंधुता प्रदर्शित करता है और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे बड़ी बात, ये ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज़्यादा इसके साथ में ये गुण प्रदर्शित करता है। तो जब भी अपने, हम सब लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पैदा होती है, तो जैसे ही किसी कार्बन या किसी लकड़ी का आंशिक रूप से अगर उसको जलाया जाए, उसको सुलगाया जाए, तो जब आंशिक अपचयन होता है आंशिक रूप से, तब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में बनती है, यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ 200 गुना ज़्यादा अटैचमेंट शो करती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन डेड हो जाता है हमेशा के लिए, परमानेंटली ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में ये शरीर में कहीं पे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन नहीं कर पाता। इसीलिए कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति अंगीठी जो होती है लकड़ी की, कोयले की अंगीठी जलाकर और अपने घर में सो जाता है और उसके बाद सुबह उसकी मौत हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण एक ही बनता है कि वहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसने उसके श्वास में प्रवेश करके हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया कर ली। और क्रिया करने के, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति कोयले की अंगीठी जलाकर सो जाता है और सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, या तो होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, या ये होगा कि हीमोग्लोबिन के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्थायी यौगिक बनाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये हमने आरबीसी के बारे में जाना। अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू में यही प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को इनका एक ही कार्य पता लगा है, वो है रुधिर का थक्का जमाना। अब चूंकि शरीर से कोई भी चीज़ खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो शरीर उसके लिए अनुक्रिया करता है, तो प्लेटलेट्स के कम हो जाने की वजह से शरीर में कई एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है ना, अगर मान लीजिए फंक्शन पूछे तो इसका एक ही फंक्शन है, ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है। सेकेंड, तो ये अब थर्ड की बात करते हैं, इसको कहते हैं WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है ये होती है 5 प्रकार की। इसको ऐसे याद रखें, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, ठीक है, यानी हाँ मतलब नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, ऐसे करके याद रखिए। तो अब इनसे बनता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये हमारी सबसे खास होती हैं
और ये जो पहली सुरक्षा की पंक्ति है, जबकि ये अंतिम होती है। ये कल कुल मिला के ये जो पांचों हैं ये मिला के, और आपका जो WBC का वर्क जो होता है यानी कि प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है वो करती हैं। तो प्रतिरक्षा के कार्य में ह्यूमोरल इम्यूनिटी और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। प्रतिरक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा वहाँ मैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ डिस्कशन भी करूँगा, ताकि फ्यूचर में जो भी प्रश्न वगैरह बनते हैं वो तो आप करें ही करें, साथ में कुछ अपने जीवन के लिए भी यहाँ से अर्जित कर सके। बस मेरा तो यही मोटो होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तीन चीज़ें होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर के बारे में कहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, जवाब होगा 120 दिन। अगर ऐसे आ जाए कि WBC का जीवन काल कितना होता है, जवाब होगा 2 से 5 दिन। अगर ऐसे आ जाता है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, तो जवाब होगा लगभग 7 दिन का, 7 डे का। इसको आप 5 से 9 दिन भी कर सकते हैं। वैसे बायोलॉजी में ज़्यादातर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, उसका रेंज लिया जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर 5 से 9 दिन आया तो किसी भी ऑप्शन में 5 से 9 दिन अगर आ गया तो फिर 7 दिन कभी नहीं आएगा, फिर अगले ऑप्शन में 15 से 20 दिन, कुछ एबनॉर्मल ही आएगा। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, एक ही बात है। तो इस तरह से ये इनके जीवन काल के ऊपर पूछ सकता है। क्वांटिटी के बारे में पूछे तो RBC की क्वांटिटी 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और इसकी पूछे तो 7000 प्रति घन मिलीमीटर। ये हो गया 52 लाख कंपेरेटिवली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख, यानी हो गया 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, मिलीमीटर की क्यूब। उसी तरह से इसकी हो जाएगी 7,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। इसकी मात्रा होगी लगभग 1.5 लाख, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। और से लेकर इसकी रेंज होती है से लेकर लगभग 4.5 लाख, 4,50,000। ओके, तो ये इस रेंज में ये आपकी प्लेटलेट्स का आ सकता है प्रति घन मिलीमीटर। ये इनकी क्वांटिटी जो पूछता है। तो अब आगे का करते हैं। तो ये तो थे प्रश्न से संबंधित। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एक तो ये इनकी आकृति ऐसे डमरू शेप में होती है, यानी दोनों तरफ से ये उभय अवतल होती हैं, उभयावतल जिसको बोलते हैं। इधर से भी खड्डा, इधर से भी खड्डा, दोनों तरफ से ऐसे चपटी होती हैं, इसलिए उभयावतल। इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। वैसे ऊंट और लांबा की जो RBC है इसमें केंद्रक होता है। 1695 के आसपास एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने इसको ढूंढा था, इसमें एक न्यूक्लियस ढूंढा था, और उन्होंने सबसे पहले बताया था कि रुधिर की ये जो है ना कणिकाएं ये उभयावतल होती हैं। तो इससे रिलेटेड तो इतनी चीज़ें आती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी RBC जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लांबा की RBC होती है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC वैसे तो जितने भी स्तनधारी वर्ग हैं, स्तनधारी वर्ग में आपको RBC मिल जाएगी, लेकिन ऊंट और लांबा की RBC में केंद्रक भी मिल जाएगा, बाकियों की RBC में नहीं होता है। इसी के साथ ही आज का जो ब्लड वाला पार्ट होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। अब आपकी आती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिनियाँ। अच्छा, रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है? 3 तरह की होती हैं। पहली होती है आपकी धमनी। धमनी वो होती हैं जो रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती हैं, जबकि शिराएं वो होती हैं जो हृदय में रुधिर को लाती हैं। शिराएं सदैव रुधिर को हृदय में लाती हैं, जबकि ये दूर लेके जाती हैं। संरचना से ही दिख रहा होगा, इसकी जो दीवारें होती हैं अत्यंत मोटी होती हैं। जो धमनी होती है इसकी जो दीवारें होती हैं अत्यंत मोटी होती हैं, क्योंकि इनको प्रेशर ज़्यादा झेलना होता है और रुधिर फटाक से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये वाली जो होती है शिराएँ, इसमें क्या होता है, पतली दीवारें होती हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हृदय में लाना होता है, रुधिर को कलेक्ट करके, ये समस्त शरीर से कलेक्ट करके लाती है, जबकि ये क्या बड़े प्रेशर से शरीर में भेजती है। ठीक है। और इसके अंदर जो होती है, अगर हम इसका लेटरल व्यू देखें तो इसमें कपाट पाए जाते हैं, इस तरह से कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जो हृदय की ओर होते हैं, यानी इस तरह से हृदय, क्योंकि ताकि हृदय से वापस बैक सक्शन ना हो पाए, यानी कि पीछे की तरफ रुधिर ना जा पाए, इसीलिए जो शिराएं होती हैं कपाट युक्त होती हैं, जबकि धमनियां होती हैं ये कपाट विहीन होती हैं।
ठीक है। धमनियाँ शरीर के अंदर होती हैं इंटरनल, जबकि ऊपर जितनी भी ये चीज़ें अपने को दिखाई देती हैं, ऊपर जो भी नलिकाएं दिखाई देती हैं वो सारी नलिकाएं शिराएं होती हैं, ठीक है। इसीलिए शिराओं को बोलते हैं कि शिराएं सुपरफिशियल होती हैं, जबकि धमनियाँ क्या होती हैं, शरीर के अंदर होती हैं। इसी तरह से जितने भी ये जो ड्रिप वगैरह लगाए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं जो इंट्रावेनस होते हैं, वो वीनस यानी वेन के अंदर ही लगाए जाते हैं। आर्टरी में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता, ये मैं पहले आपको बता दूं। आर्टरी में ना कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, ना ही किसी तरह की कोई ड्रिप होती है। पहली बात, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, नस काट ली और दूसरी काट ली, वो सब वैसे तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बट कुछ लोग ये समझते हैं कि वो नस काटने का मतलब क्या होता है कि सारा कुछ ही कट जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। शरीर में जितने भी अंग हैं ये अत्यंत नाजुक होते हैं, कहीं पे भी अगर कोई हम कट लगाते हैं तो उससे टिटनेस होने का या दूसरी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कृपया ऐसे अपने शरीर के साथ कभी ना करें, क्योंकि शरीर एक मंदिर होता है ना, बॉडी इज़ टेम्पल। अगर हम अपने शरीर की बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, व्यायाम वगैरह से हम अपने हार्ट और हार्ट से संबंधित सभी चीज़ों को संयमित रख सकते हैं। तो ये तो थी शिराएं और धमनियों के बारे में। अब रुधिर के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं कि रुधिर में विशेष ध्वनि कौन सी होती है। तो रुधिर में विशेष ध्वनि लब और डब की होती है। ये कपाट खुलने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन जब भी कभी रुधिर से संबंधित समस्याएं आती हैं तो यही लब डब की ध्वनि चर मर में कन्वर्ट हो जाती है, जो स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। वो जो डॉक्टर के आला होता है ना, लगाया जाता है, जिसको अपने स्टेथोस्कोप बोलते हैं, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। और वैसे तो हृदय का जब भी हृदय से संबंधित बात आती है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का भी बहुत बार जिक्र आता है। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिस ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हृदय के रिदमिक जो स्पंदन होता है उसको ग्राफिकल रूप से निरूपित किया जाता है। इसको डॉक्टर देखकर बताता है कि भाई आपके ग्राफ मतलब आपके हृदय में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो ईसीजी होता है ये इसके लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी और उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना अंतर बता ही दिया था आप लोगों को कि अंतर कौन कौन सा होता है। तो इसलिए इसके बारे में आज एक छोटी सी ही वीडियो बना रहा हूँ। अब हम अगली वीडियो में पाचन तंत्र को गहराई से लेकर चलेंगे। आई थिंक 15 या 20 मिनट में वो भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।